Hello everyone. So today we are going to take up our chapter number 12, that is Indian Constitution, and in this video we are going to discuss its question answers. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो इस तरह से आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको किस तरह से इसे याद करना है ये भी क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट. व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट which contains laws, rules and regulation for proper governance of a country. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉ लिखे हैं, लॉ मतलब कानून, रूल्स लिखे हैं और रेगुलेशंस लिखे हैं ताकि कोई भी देश की सरकार अच्छी तरह से काम कर सके. तो अगर हम लोग इसको फिर से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉ लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं और रेगुलेशंस लिखे हैं ताकि किसी भी देश की जो सरकार है वो अच्छी तरह से गवर्न कर सके. नाउ सेकेंड वन इज़ हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. मतलब हमारे देश में अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा. तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया है. तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया है बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड हुई हैं. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 1976 में ऐड की गई हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज गाइडेंस द इंडिपेंडेंस बिल वॉज ड्राफ्टेड. तो किसके गाइडेंस में हमारे देश में स्वराज बिल आया. मतलब हमारे देश में आज़ादी मिलनी है इसके लिए भी वो लोग ने बिल पेश किया था. तो किसने इसे पेश किया था, यही क्वेश्चन है. सो द आंसर इज़ श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. नाउ स्टूडेंट्स, इस लेसन से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकते हैं तो इनको आप ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लेना. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंस क्या है इसे आप लोग चाहो तो पॉइंट्स में लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट एंड क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो ऑल्सो फॉर ensuring ए बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग देम. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक देश की सरकार को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है मतलब जो लोग नियम कानून बनाते हैं, आपको पता ही है कि पार्लियामेंट में हमारे पूरे नियम कानून बनते हैं, तो उनका फंक्शन बताती है. फिर जुडिशरी हमारे देश में न्याय व्यवस्था किस तरह से होनी है उसका फंक्शन बताती है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कौन लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेशन के भी फंक्शंस बताती है. फिर अब ये जो तीनों है ये सब इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे पर या कोई किसी के नीचे नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. नाउ सेकंड आप लोग इसमें पॉइंट बना सकते हैं कि अगर मान लो किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एट टाइम्स इवन ए सिचुएशन ऑफ एनार्की में अराइज. तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट. इसको आप लोग और शॉर्ट कर सकते हो. तो इसमें यही लिखा है कि अगर मान लो कि एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि जितने भी जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में क्या हो सकता है, जैसे लड़ाइयाँ हो सकती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एनार्की की सिचुएशन भी अराइज हो जाए. एनार्की मतलब जहाँ पर किसी एक पार्टी का ही रूल होता है या एक प्लेस का ही रूल होता है. नाउ नेक्स्ट, ये इसका आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हमारे देश में जो लोग हैं उनके पास क्या फंडामेंटल राइट्स है और उनकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है. नाउ लास्ट, इट कैन बी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सरकार का आधार है, मतलब हमारी जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंडेंट है. तो इसके 4 पॉइंट्स हो गए. नाउ नेक्स्ट, राइट एंड इंट्रोडक्टरी नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, मतलब आपको तो पता है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया था, लेकिन कौन लोगों ने इसको मिलाकर बनाया था. ओके, तो जिन लोगों ने इसको बनाया था उन लोगों को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स. तो हम लोग इसमें देख लेते हैं. The formation of Constituent Assembly was the result of the Swaraj Bill prepared under the directions of Lokman Bal Gangadhar Tilak in 1895. अब देखो जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी
तो वो हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे उनने जो स्वराज बिल निकाला था उसी के बदौलत बनी है वो। फिर इसके बाद ये जो है इस लाइन को आप कट कर सकते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी, इसे आप हटा सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी, देयरफॉर एज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोविंशियल असेंबलीज वर यूटिलाइज्ड एज इलेक्शन बॉडी। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, देखो उस समय जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उसको डायरेक्ट तो नहीं इलेक्ट किया जा सकता था। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग थे, तो कैसे मेंबर्स ये लोग बने थे, ये लोग प्रोविंशियल असेंबली, पहले प्रांत होते थे, जैसे आज स्टेट हैं वैसे पहले प्रांत होते थे बहुत सारी प्लेसेस को मिलाकर, तो उनमें से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था और उसी के बाद ये बना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन कौन मेंबर्स थे, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो मेंबर्स थे वो हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुच, गोपी किशन विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय एंड ठाकुर लाल सिंह। तो ये नेम्स है, तो आप लोग लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर ही पढ़ लेना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या है, देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 4th पार्ट में किस तरह से एक देश की सरकार है उसको कैसे चलाना ये सब लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक। तो किस तरह से एक देश को चलाना है ये सब किस में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो ये जो प्रिंसिपल है ये सब गाइडलाइन है फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी, मतलब हमारे देश में किस तरह से पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होने वाले हैं इसकी गाइडलाइन इसमें लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट, ऑल दो दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय एनी कोर्ट। अब देखो ये क्योंकि निर्देश देना है कि ऐसा होना चाहिए एक देश को, तो इसे कोई भी कोर्ट लागू नहीं कर सकता या किसी पर थोपा नहीं जा सकता, बट दे आर फंडामेंटल इन द गुड गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। लेकिन एक देश अच्छी तरह से चले तो इसके लिए ये फंडामेंटल है, मतलब ज़रूरी है। थ्रू दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू सेट अप ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है कि किस तरह से एक आदर्श देश होना चाहिए इंडिया में, या आप बोल सकते हैं किस तरह से एक आदर्श स्टेट होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि किस तरह से एक देश को चलना चाहिए। जैसे आप बता सकते हैं कि हमारा देश जो है इसमें सब लोग अच्छी तरह से रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, फिर सब में आपस में कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, यूनिटी हो, इक्वालिटी हो, यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो यही बताया गया है कि ये पूरी तरह से सिद्धांत हैं कि किस तरह से एक देश की पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनने चाहिए। ओके, इसमें यही चीज़ें बताई गई कि किस तरह से ये होना चाहिए, बट इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल का इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, जो फर्स्ट पेज में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा है। तो इसका भी आप लिख सकते हैं पॉइंट्स मिला के, तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कहाँ से फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इनकॉर्पोरेटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो ऑल्सो वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। इसका मतलब है जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जितने भी लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, उन्होंने हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका क्या एम होना चाहिए वो उसमें लिखा है, और क्या इसके वैल्यूज़ और आइडियल्स हैं, मतलब क्या आइडियल्स हैं इसमें, किन लोगों को हम अच्छी तरह से मानते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एसेंस और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये सब प्रीएम्बल में शॉर्ट में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ द रिजॉल्व एंड फीलिंग्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका थर्ड पॉइंट हो सकता है कि हमारे जितने भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनकी ये फीलिंग्स है और उनका ये रिजॉल्व है। रिजॉल्व मतलब सॉल्यूशन, फाइन। तो ये जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बनाया है ये उनका रिजॉल्व है, यानी ये उनका सॉल्यूशन है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो फर्स्ट पेज में दिया है। नाउ नेक्स्ट, in the very beginning of the preamble it has been indicated that the constitution has been framed as per the wishes of the people and ultimate powers vest in the people। अब देखो यहाँ से आप लोग
इसको कट कर सकते हैं, ये इसमें ज़रूरी नहीं है, ये बस समझाने के लिए है आपके। तो इसमें आप लोग क्या समझ सकते हैं कि बहुत स्टार्टिंग में प्रियम्बल में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने ही बनाया है, और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं कि हमारा स्टेट सॉवरेन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट। तो इंडिया को सोशलिस्ट और सेकुलर स्टेट बताया गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग फर्स्ट जो पैराग्राफ है जिसको आप लोग पॉइंट बना के लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग को देखना है कि सोशलिस्ट और सेकुलर का मतलब क्या है। सोशलिस्ट स्टेट इज मेंट दैट द इंडियन इकोनॉमी शैल बी बेस्ड ऑन ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मिनिमम बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीजन शैल बी फुलफिल्ड। इसका मतलब है कि हमारे देश में किस तरह से सोसाइटी होनी चाहिए ये हमारे देश पर डिपेंड करता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो भी नीड्स हैं वो हम अपनी ही लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ के लोगों की ज़रूरत रहेगी कोई कानून की तो वो यहीं पे बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रिटिश का कानून यहाँ पे लगाएंगे। सोशलिज्म एज पर द इंडियन कंडीशन शैल बी अडॉप्टेड, मतलब किस तरह से हमारे सामाजिक व्यवस्था है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से लागू की जाएगी। इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि पहले हमारे देश में ब्रिटिश के कानून चलते थे, मतलब अगर यहाँ पे किसी भी तरह छोटी मोटी चीज़ें भी होती थी तो ब्रिटिश कानून यहाँ पे लोग लागू करते थे। इट मीन्स दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीफ बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि हमारे देश में कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी स्टेट जो है प्रोटेक्ट करेगा जो भी कोई रिलीजन फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर आप चाहें तो कोई भी रिलीजन हमारे देश में फॉलो कर सकते हैं और आपको इसमें कोई नहीं रोक सकता। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब ये राज्य की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को नौकरी देने में किसी भी तरह से रिलीजन को बीच में नहीं लाए, और जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं वो लोग सब फ्री हैं इसको फॉलो करने के लिए और इसके बिलीव्स मानने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके बुक के क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं बट ज़्यादातर यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। कितने आर्टिकल्स हैं हमारे देश में? 395 आर्टिकल्स। तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देख लेना। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं लेसन में, जैसे आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लेना, ये भी आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स कम ही आया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ज़्यादा आया है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा तो आपको एज इट इज़ उसे लिखना पड़ेगा। सो दिस लेसन इज़ completed।